मैं निमित जियो की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हम एक टॉपिक के साथ जुड़े हैं, फेब्राइल सीजर। और हमारे साथ डॉक्टर आदित्य बेदी सर जुड़े हैं, जो न्यू ज्वाइन किए हैं जियो प्लेटफॉर्म पर। तो डॉक्टर साहब, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन, हमारे हेल्थ पार्टनर जुड़े हुए हैं, इंट्रोड्यूस आप कर दीजिए अपने आप को सर। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर आदित्य। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ एम केयर हॉस्पिटल जीरकपुर में। तो आई बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 2 इयर्स। और उससे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था एमएम हॉस्पिटल अंबाला में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे या डिस्कस करेंगे अबाउट कॉमन कॉमन डिजीज नेम्ड फेब्राइल सीजर। काफ़ी सारे बच्चों में देखने को मिलता है ये। तो काफ़ी सारे बच्चे, छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं कि बच्चे को दौरा आ गया, बुखार था और दौरा आ गया। तो कहीं इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि किसको दवाई देनी है, किसके क्या टेस्ट कराने हैं, या किसके बारे में, मतलब कौन सी इन्वेस्टिगेशन, कौन सी दवाई देनी है। थैंक यू सो मच सर। आप स्टार्ट कर सकते हैं अब सर, स्लाइड। ठीक है, स्लाइड शो हो रही है अभी? यस सर। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर आदित्य बेदी। आई एम, एज आई सेड बिफोर, आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनाटोलॉजिस्ट एट एम केयर हॉस्पिटल जीरकपुर। सो व्हाट इज बेसिकली अ फेब्राइल सीजर, मतलब फेब्राइल सीजर होता क्या है? तो फेब्राइल सीजर कोई भी ऐसा सीजर है जो किसी भी बच्चे को हो रहा है 6 महीने से 60 महीने के बीच में, जिसके साथ कोई भी और सीरियस डिजीज या सीएनएस इन्फेक्शन नहीं है, या फिर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज नहीं है। 37.8 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं कि इतना टेम्परेचर के बाद आए तब सीजर होता है, बट अलग अलग डेफिनेशन है। ये 6 महीने वाला जो कट ऑफ है, उससे पहले भी कई कई जगह पे डेफिनेशन है। जैसे इंटरनेशनल लीग ऑफ एपिलेप्सी जो है वो बोलती है कि 1 महीने के बाद भी ऐसा हो सकता है। बट डिपेंड करता है, मोस्टली जो कॉमनली जो डेफिनेशन चलती है वो यही है कि 6 महीने से 60 महीने के बीच में जो बच्चे को फीवर के साथ दौरा आता है, जिसमें और कोई भी और डिजीज ना लग रही हो बच्चे में, उसको हम फेब्राइल सीजर बोलते हैं। इसके टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स जो होते हैं वो सिंपल फेब्राइल सीजर होता है और कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर होता है। सिंपल फेब्राइल सीजर होता है जो सिर्फ एक 15 मिनट से छोटा सीजर आया, टोनिक क्लोनिक नेचर में, मतलब पूरे बॉडी में ही सीजर है, और उसके बाद कोई रिकरेंस नहीं है 24 घंटे के अंदर। वही कम्प्लेक्स सीजर वो होता है जो जिसमें जो फोकल हो, मतलब एक ही पार्ट में आ रहा हो, एक ही पार्ट में अकड़न हो, जो 15 मिनट से ज्यादा चले, या फिर जो एक एक दिन में या 24 घंटे में कई बारी हो। और एक और इसका क्राइटेरिया है कि अगर बच्चे को दौरा आया उसके बाद एक पोस्ट इक्टल फेज होता है, मतलब बच्चा कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, या कंफ्यूज रहता है, या उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, या उसका जीसीएस कम होता है, जीसीएस में कॉन्शियसनेस कम होती है, वो 1 घंटे से भी ज्यादा हो जाए, तब भी हम उसको कॉम्प्लेक्स मानेंगे। फिर उसके आगे भी टाइप्स होते हैं जिसको हम फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस नॉर्मल दौरे के लिए भी यूज करते हैं। आजकल तो उसका डेफिनेशन चेंज हो गया, 5 मिनट से ज्यादा अगर दौरा कंटिन्यूसली रहे तब भी उसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोल देते हैं। बट फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस की जो आईएपी, जो हमें इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स डेफिनेशन देती है, वो ये है कि अगर 30 मिनट से ज्यादा ऐसा दौरा रहे तो उसको हम फेब्राइल सीजर, फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। इसके और भी टाइप्स, मतलब इसके कंटिन्यूशन टाइप्स होते हैं, जैसे कि फेब्राइल सीजर प्लस, मतलब अगर 6 साल के बाद भी बच्चे को दौरा आ रहा है तो उसको हम फेब्राइल सीजर प्लस बोल देते हैं। उसमें कई बच्चों में जिनमें ऐसे दौरा आ रहा था, उसमें ब्रेन में कोई इशू भी हो सकता है, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। कॉमन जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं SCN1A, SCN1B, उसको हम जेनेटिक एपिलेप्सी विद फेब्राइल सीजर प्लस बोलते हैं। अब ये भी कॉमन क्वेश्चन होता है, पेरेंट्स का ही पूछेंगे आपसे कि पेरेंट्स ही पूछेंगे आपसे ये कि दौरा ये हुआ क्यों बच्चे को, क्या कारण है। अब उनको अगर सिंपल भाषा में बोलें तो ये है कि जब बच्चे का टेम्परेचर बढ़ता है, आपको आई एम सॉरी, कंफर्म कर रहा हूँ, स्लाइड चल रही है आपके यहाँ पे, दिख रही है स्लाइड? नो सर, बंद हो गई है सर। 1 मिनट, अब दिख रही है? नहीं सर। 1 मिनट। मैम, शो हो रही है आपको? नहीं सर, अभी नहीं शो हो रही है। एक बार दोबारा करना। होस्ट इज, इसमें लिखा होस्ट इजंट अलाउइंग शेयरिंग फॉर दिस मीटिंग। रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी सर उधर से ना, आप एक बार दोबारा कीजिए। वहां पे ना ये मेरे को प्रॉम्प्ट आ रहा है कि द होस्ट इजंट अलाउइंग शेयरिंग फॉर दिस मीटिंग, वेट सर। शेयरिंग इज नॉट ऑन। सर, आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सअप? आपको मैं ये व्हाट्सएप कर देता हूँ, 1 मिनट।
सर सेंड कर दिया मैंने आपको। सर हो गया, वैसे शेयरिंग मेरी चल गई है, मैं चला दूं? ओके ओके, यू कैन स्टार्ट नाउ सर। ठीक है। हाँ, हम बात करते हैं पेरेंट्स अगर पूछे या कोई भी आपसे पूछे कि ये दौरा क्यों होता है, कैसे हो गया, कोई वजह है इसकी कि नहीं है, तो सबसे पहले तो जैसे हमने बात करी SCN1 या SCN1B, जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज बच्चे होते हैं जिनके अंदर जीन डिफेक्ट होता है, उसके बाद मतलब पेरेंट्स में भी हिस्ट्री है कि उसको दौरे आ रहे हैं, या पेरेंट्स में भी हिस्ट्री है कि जब वो छोटे थे उनको दौरा आया था, तो वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज बच्चे होते हैं, उनमें रिस्क ज्यादा होता है कि उनको फेब्राइल सीजर आएगा। दूसरा, जब जब भी बच्चे का ब्रेन टेम्परेचर रेज होता है फीवर की वजह से, तो उसमें ऐसे चैनल्स जो होते हैं जो न्यूरो एक्साइटेटरी हार्मोन्स निकालते हैं, जैसे क्या होते हैं, ग्लूटामेट, वो बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी दौरा आ जाता है। दूसरा, जो इन्फ्लामेटरी मार्कर जैसे इंटरल्यूकिन 1 बीटा, ये भी जो सीजर प्रोवोकेटर होता है, मतलब इसकी वजह से भी दौरा बढ़ सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जब बुखार होता है तो बच्चा तेज तेज सांस लेता है। तेज तेज सांस लेने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाती है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से ब्रेन एल्कलोसिस हो जाता है, और उससे हमारी न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब हमारी जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो और ज्यादा जो फायर करने लग पड़ते हैं एक्साइटेटरी हार्मोन्स, उसकी वजह से भी बच्चे को दौरा आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम आए कि बच्चा जब हमारे पास आए तो हमने क्या क्या पूछना है उससे, क्या उसकी एग्जामिनेशन करनी है, और रेड फ्लैग साइंस क्या है, क्या हमें बताएंगे कि ये बच्चे को कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है फेब्राइल सीजर है, क्योंकि बच्चे को दौरा आया है। हमने ये कभी नहीं सोचना दौरे के वक्त कि ये सीरियस है अनसीरियस है, हमने उसको एक अनपार्शियल वे में उसको हमने इवेल्युएट करना है। सबसे पहले तो देखेंगे, पूछेंगे कि दौरा कैसे आया, कितनी देर रहा। तो नंबर 1, जैसे कि बच्चे को पेरेंट बोलेगा सर 5 मिनट 2 मिनट के लिए दौरा आया, और उसके बाद थोड़ी देर में 5-10 मिनट में उठ गया, तो वो सिंपल फेब्राइल सीजर है। हमने पूछना है कोई नो, हमने मतलब एक्सक्लूड करने हैं कोई नोन कॉजेज ऑफ सीजर, जैसे अगर उसको ईयर डिस्चार्ज हो रहा है तो हम सोच सकते हैं कि ये फेब्राइल सीजर नहीं है, कोई इन्फेक्शन से एसोसिएटेड सीजर हो सकता है, मतलब बच्चे को मेनिंजाइटिस हो सकता है, कोई UTI की वजह से फीवर फीवर आया उसके बाद उसको हो गया, या कोई पूछेंगे घर में किसी को टीबी तो नहीं है, ब्रेन में टीबी तो नहीं चलेगी उसकी वजह से तो नहीं दौरा आया। हमने ये भी पूछना है कोई अभी एंटीबायोटिक तो नहीं खाए थे, कोई फीवर तो नहीं खाए थे, कोई किसी ने आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करी हो किसी इन्फेक्शन की वजह से उसके बाद दौरा आ गया, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन है वो भी बॉडी में पहुंच सकती है, तो हमने एक्सक्लूड करना है कि कोई नोन कॉज ना हो दौरे का। हमें पता है कि छोटी मोटी जैसे वायरल इन्फेक्शन हुई, उसके बाद बच्चे को फीवर आया, उसके बाद दौरा आ गया, ब्रेन में कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर हमने वो एक्सक्लूड कर दिया और बच्चे के ब्रेन में इशू है, फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, हम उसके बाद फैमिली हिस्ट्री जैसे हम पूछते हैं कि आप किसी को पहले जब छोटे होते थे तो फेब्राइल सीजर तो नहीं आया, तो अगर वो बोलेंगे हाँ जी आया है, तो हम वैसे ही समझ जाएंगे कि बच्चे को वैसे भी प्री डिस्पोज था दौरे के लिए, तो हम उसको वैसे ट्रीट करेंगे। उसके बाद एक सबसे ज्यादा हिस्ट्री, क्योंकि छोटे बच्चे हैं जिनको दौरा आना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है वो ही पूछना है कि बच्चा पैदा कैसे हुआ था। पैदा होने के बाद जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई या सीजेरियन हुआ, नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चा तुरंत रो दिया था, या सीजेरियन के बाद बच्चा रो दिया था, या सीजेरियन हुआ क्यों था, अगर बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस था पेट में, या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं होगी थी पेट में, उसके बाद जब बच्चा बाहर आया बच्चे के साथ क्या हुआ, बच्चा तुरंत रोया, उसको निक्कू में रखा गया कि नहीं रखा गया, कितनी देर रखा गया निक्कू में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, किस वजह से रखा गया, जितना भी पेरेंट बता सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बच्चा, मतलब पेरेंट कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, कितना उसको पता है कि इसके बारे में कि बच्चे को क्या हुआ। नॉर्मली यहाँ पे पेरेंट्स अगर जो लोअर मिडिल इनकम होते हैं वो ये बोलते हैं कि सर शीशे में रखा था बच्चे को, हमें नहीं पता क्या, ये पूछ लो ऑक्सीजन भी लगाया था, हाँ जी सर ऑक्सीजन लगाया था, और कुछ नहीं पता, बड़ी मशीन छोटी मशीन, ये नॉर्मल वर्ड्स बोलते हैं जो पेरेंट्स बोलते हैं। इसके बाद हम एग्जामिनेशन में करेंगे, तो एग्जामिनेशन में नॉर्मल हमें वाइटल्स तो लेने ही है, अगर किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, डिसैचुरेट हो रहा है, तो और भी कॉजेज हो सकते हैं, या फिर बच्चे ने एस्पिरेट कर लिया तो वो भी हमने देखना ही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो साइंस है वो मेनिंजाइटिस के साइंस है, मतलब अगर उसका कर्निक साइन ब्रेडिंस्की साइन कुछ भी पॉजिटिव आ रहा है, हम गर्दन को मोड़ के देखेंगे कि नेक रिजिडिटी है कि नहीं है, क्योंकि अगर मेनिंजियल साइन पॉजिटिव आ गया इनमें से कोई भी, तो फेब्राइल सीजर तो नहीं रखेंगे, हम सोचेंगे मेनिंजाइटिस, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स भी देंगे, सब कुछ ट्रीटमेंट देंगे। अगर हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया, जी इसको मेनिंजाइटिस है नहीं, और हमने इसको फेब्राइल सीजर बना दिया, और हमने यही सोचते रहे कि फेब्राइल सीजर पे घर भेज दिया बच्चा, तो उसकी कंडीशन आगे जाके बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, तो ये तो बिल्कुल मिस नहीं करना। न्यूरोकिटेनियस मार्कर्स, बच्चों में न्यूरोकिटेनियस मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कैफे अलॉट स्पॉट्स होते हैं,
तो कैफे हॉट स्पॉट्स काले काले धब्बे से होते हैं पूरे बॉडी में, वो हमने देखने हैं एक मतलब बच्चे को एग्जामिन करते वक्त कि ये बहुत सारा है, तो वो सिंड्रोमिक एसोसिएशन होती है, एनएफ न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस से एसोसिएशन होती है, काफी सारी और चीजों से एसोसिएशन हो सकती है। ठीक है। उसके बाद फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, अगर बच्चे का दौरे के बाद हाथ पैर ही नहीं चल रहा, कोई पार्ट ही नहीं चल रहा, उसको एक तरीके से मतलब उस एरिया का फंक्शन ही लूज हो गया, तो हम सोचेंगे ये नहीं है, बच्चे को क्या पता स्ट्रोक आई हो अंदर, मतलब पोस्ट टीबी स्ट्रोक होती है वो आ सकती है, कुछ और भी कॉज हो सकता है ब्रेन के अंदर, कोई भी डैमेज हुआ, एन्यूरिज्म फटा या फिर हेमरेज हुआ, कुछ भी हुआ, वो हम देख सकते हैं। अब इसमें रेड फ्लैग साइंस क्या, अगर फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस दिख रहे हैं हमें, तो हमें पता चल रहा है कि जी इसके तो पैल्सी होगी किसी जगह की, नहीं चल रहा हाथ, नहीं चल रहा पैर, बहुत टाइम के बाद भी। ऑल्टर्ड सेंसोरियम में ही है बच्चा, मतलब जो पोस्ट इक्टल फेज में बच्चा ऑल्टर्ड सेंसोरियम में कॉमनली रहता है, बट अगर ये 1 घंटा भी क्रॉस कर जाए तो फिर हमने देखना है जी कुछ और हो सकता है, जरूरी नहीं है फेब्राइल सीजर है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, आईसीपी इंक्रीज हो सकता है उसका, या कुछ नहीं है। और कशिंग ट्रायड ऑफ ब्रेडिकार्डिया, ये तो नॉर्मल है, अगर बच्चे का आईसीपी बड़ा हो तो उसको ब्रेडिकार्डिया होगा, बीपी बढ़ जाएगा उसका, इरेगुलर रेस्पिरेशन, बीच बीच में रुकेगा, तेज सांस लेगा, बच्चा देख के भी सिक पता चल जाता है, जिसने पहले बच्चे देखे हैं उनको देख के भी पता चल जाता है कि ये तो बच्चा सिक है, ये नॉर्मल फेब्राइल सीजर नहीं है। और उसके बाद अगर मतलब बच्चे को साइंस ऑफ सेप्सिस ही हैं या डिस्ट्रेस ही बहुत ज्यादा है, तो हम ये सोचेंगे कि ये फेब्राइल सीजर नहीं है, ये कुछ और हो सकता है, जैसे बीपी कम हो रहा है बच्चे का बहुत ज्यादा, तो फेब्राइल सीजर से नॉर्मली एसोसिएटेड नहीं होता। चलो, अब इवेल्युएशन, अब ये भी क्वेश्चन आता है काफी सारा कि हम कौन सा टेस्ट करें। मेरे को कई लोगों ने पूछा कि सर अगर फेब्राइल सीजर आया है तो उसके बाद टेस्ट कौन सा करें, क्या सब बच्चों में एलपी करेंगे, क्या सब बच्चों की ईईजी कराएंगे, सब बच्चों का सीबीसी भेजना है, सीआरपी भेजना है क्या। देखो अपनी हिस्ट्री ली है, अगर बच्चे को नॉर्मल यूआरटी आई है, छोटा सा दौरा आया है, फर्स्ट एपिसोड पे तो वैसे भी हम एंटी एपिलेप्टिक स्टार्ट नहीं करते, अगर हमने देखा ना हो दौरा, हमारे सामने दौरा आया तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हमने लेबल कर दिया किसी को एपिलेप्सी है, फेब्राइल सीजर नहीं, अगर किसी को हमने लेबल कर दिया एपिलेप्सी तो जहां पे भी जाएगा उसको दौरे की दवाई दे दी जाएगी। तो इस केस में हमने क्या एलपी करना है, ईईजी करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एलपी एलपी हम तभी करेंगे सिंपल फेब्राइल सीजर में, स्पेशली अगर बच्चा 12 महीने से छोटा है, उसको वैक्सीनेशन नहीं हुई है, साथ में बच्चा सिक लग रहा है, या उसको बहुत सीवियर पीईएम है, क्योंकि कभी कभी वो साइंस जो है उसके ऐसे होते हैं कि लगता है कि सिंपल फेब्राइल सीजर, बट वो दिमाग में इन्फेक्शन भी हो सकती है, स्पेशली हिप की, और यहाँ न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। और कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर में हमने करना ही है करना, अगर बच्चा 1 घंटे से ज्यादा भी बच्चे को ऑप्टोनेंट स्टेट में, मतलब उसका जीसीएस लो है, बच्चा कॉन्शियस नहीं है, उस केस में तो हमने करना ही करना है, क्योंकि हमें चांस बिल्कुल नहीं लेना कि हमने इसको कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर हमने उसको लेबल कर दिया और बच्चे को और कोई प्रॉब्लम हो। न्यूरो इमेजिंग, एमआरआई सिंपल फेब्राइल सीजर में बहुत कॉमन मैंने देखा है, एमआरआई करा देते हैं कि जी दौरा आया बच्चे को, जिनको नहीं पता होता है एमआरआई करा देते हैं कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, एमआरआई नॉट रिकमेंडेड है। सिंपल फेब्राइल सीजर 5 मिनट से छोटा सा दौरा फीवर के साथ, बच्चे को एसटीआई यूआरटीआई पेट खराब या कुछ छोटा मोटा फीवर है 102 101 का, तो हमने सिंपल फेब्राइल सीजर में एमआरआई वगैरह कुछ नहीं करानी है, कराएंगे कुछ भी नहीं निकलेगा, पैसा भी वेस्ट होगा पेशेंट का, पेशेंट बोलेगा जी ऐसी करा दी बाद में आपको, तो किसी और डॉक्टर के पास जाएगा वो बोलेगा इन्होंने ऐसी करा दी, तो कोई पॉइंट नहीं कराने का। कम्प्लेक्स और स्टेटस एपिलेप्टिकस, अगर कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है और हमें लग रहा है कि बच्चे को कोई और प्रॉब्लम भी है, जैसे उसको मेनिंजल साइंस दिख रहे हैं तो, या फिर आईसीपी है रेज्ड है उसका, या कोई भी और साइन दिख रहा है, तो हमने एमआरआई करानी ही करानी है, क्योंकि अंदर बच्चे को कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट निकले तो वो बहुत प्रॉब्लम दे देगा हमें, हम यही सोचते रहेंगे कि फेब्राइल सीजर है नॉर्मल। ईईजी, ईईजी सिंपल फेब्राइल सीजर में तो बिल्कुल भी नहीं करानी, कुछ भी नहीं निकलेगा, हम दौरे में भी कभी कभी नहीं कराते अगर बच्चे को फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीजर है, सेकंड थर्ड एपिसोड ऑफ तो हम कराएंगे, फर्स्ट एपिसोड सीजर हमारे सामने नहीं है तो नहीं कराने की जरूरत होती है, बट अगर हमारे सामने सीजर आया फिर हम कराते हैं। सिंपल फेब्राइल सीजर अगर नॉर्मल हमें फीवर के बाद सीजर तो बिल्कुल भी नहीं कराना। कम्प्लेक्स जो कम्प्लेक्स टाइप है जो हमने बताया कि 15 मिनट से ज्यादा चलेगा, 24 घंटे में 2-3 बारी आगे दौरे, बच्चे को उसके बाद कॉन्शियसनेस नहीं है, फिर हम कराएंगे ईईजी, क्योंकि वो बताता है कि कैसा है फोकल, क्योंकि फोकल भी हमें फोकल पार्ट ऑफ सिंपल फेब्राइल, जो फोकल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर भी इसमें इंक्लूडेड होता है। इस केस में हमने ईईजी करानी है देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं बाहर फोकल एपिलेप्सी है और अंदर में जनरलाइज्ड वेव्स चल रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिकेशन देंगे, और प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए भी। अब टेस्ट के बारे में आगे देखो, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये नॉर्मल ना सीजर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में हम कराते हैं, बट क्या हम सिंपल फेब्राइल सीजर में कराएंगे, देखो इसका रोल नहीं है,
जब पेरेंट को पहली बार किसी बच्चे को दौरा होता है तो वो एकदम से आता है हॉस्पिटल में घबरा के कि हमारे बच्चे को दौरा आया, क्या करें क्या करें क्या करें। तो जरूरी नहीं है हम उसका ये सारे टेस्ट कराएं, नॉर्मल हम उसको मिडाजोलम देंगे, उसका एक बार सीजर रुक जाएगा, या बच्चे का अपने आप भी सीजर रुक गया, उसके बाद जरूरत नहीं होती आपको बहुत सारी मेडिक या टेस्ट कराने की, अपने आप बच्चा ठीक हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको बस रिस्क बता देना है कि हो सकता है वापस दौरा हो, उसके अलावा कुछ कराने की जरूरत नहीं है। कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर जैसे मैंने बताया उसमें तो हम कराएंगे सीबीसी, सीआरपी, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर मेरा ये पर्सनल व्यू है, अगर बच्चे को सिंपल फेब्राइल सीजर मतलब दौरे के साथ कोई भी बच्चा आता है तो हमने ब्लड शुगर तो करनी है, इरिस्पेक्टिवली कोई भी दौरा हो, चाहे वो सिंपल हो कम्प्लेक्स हो, क्योंकि हम पहले लेबल नहीं कर सकते किसी भी दौरे को कि वो सिंपल फेब्राइल सीजर है, कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है। ब्लड शुगर मैं पर्सनली सबका ही कराता हूँ, जो भी कोई सीजर आए, सीजर का पेशेंट आए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया अगर हमने इग्नोर कर दिया तो ब्रेन डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है उसके साथ। जेनेटिक टेस्टिंग बहुत, अगर पेशेंट के अंदर ऐसे फीचर्स हैं कि आपको लग रहा है कि जेनेटिक इवैल्यूएशन की जरूरत है, तब हम कराते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करते। उसके बाद मैनेजमेंट जैसे हम दौरे की मैनेजमेंट करते हैं, ABCD, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। हम देखेंगे कि बच्चा इज एबल टू ब्रीद और नॉट, कोई लेबर्ड ब्रीदिंग तो नहीं है, उसका एयरवे सिक्योर करेंगे। अगर दौरा बहुत ज्यादा लंबा है, 30 मिनट से ज्यादा दौरा आ गया तो हमें करना पड़ेगा एयरवे सिक्योर। अगर दवाई से भी नहीं असर आ रहा, रिफ्रैक्टाइल सीजर है, ब्रीदिंग हम देखेंगे ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा, बीपी कैसी है उसकी, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं हो रही है बाद में, जैसे हमने बताया कि अगर बच्चे को फोकल डेफिसिटी आ गया तो फिर हमें आगे इवेल्युएशन करनी पड़ेगी उसकी। ड्रग ऑफ चॉइस जो है घर पे इंट्रानेजल मिडाजोलम है, बट यहाँ पे लोगों इंट्रानेजल मिडाजोलम की इतनी शेल्फ लाइफ नहीं होती है, तो 2-3 महीने होती है इसकी शेल्फ लाइफ, तो खराब हो जाता है, कहीं की बारी घर पे ही पड़ा पड़ा, तो लोग यूज नहीं करते डर के कि ये एक्सपायर्ड है, तो ले आते हैं वो दौरे के साथ। तो उस केस में हमने, जब हमारे पास पेशेंट आया तो इंट्रामस्कुलर मिडाजोलम दे सकते हैं हम उसको, अगर आईवी नहीं मिल रही हमें। हम नॉर्मली इसकी डोज होगी इंट्रामस्कुलर की 0.2 mg/kg। साथ में पर रेक्टल हम डायज़ेपम भी दे सकते हैं। बक्कल लोराज़ेपम मैंने अपने पर्सनल यूज कभी भी नहीं किया है, हमने मोस्टली मिडाजोलम से कर लेते हैं, पर रेक्टल दे सकते हैं डायज़ेपम। इसके मैक्सिमम दो डोजेस देंगे, क्योंकि उसके बाद अगर हम देंगे तो अनसेफ हो जाता है, बच्चे का रेस्पिरेशन जो है वो इफेक्ट हो सकता है। और स्पेशली अगर बच्चा बहुत छोटा हो तो हमने बहुत ज़्यादा डोज नहीं दे देनी बच्चे को कि दौरा नहीं रुकना, देते रहो। हमें देखना है कि क्या है, फिर हम जो और ड्रग्स हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे, जो नॉर्मल पाथवे होता है टू स्टॉप अ सीजर। साथ में बच्चे को हमने ऑब्वियसली जब फीवर आ रहा है तो उसको एंटीपायरेटिक्स तो देना ही है, प्रेफरेबली 6th आवर्ली, ताकि बच्चे को फीवर ज्यादा ना आए। अब इसके बाद कई बातें ये भी होती है कि प्रोफाइलैक्सिस करनी है कि नहीं करनी, किन किन बच्चों में प्रोफाइलैक्सिस करनी है। कि इस बच्चे को दूसरी बारी दौरा आ गया सर, और अब मैं चाहता हूँ उसको आगे दौरा ना आए, तो घर वाले भी बोल रहे हैं, बहुत डर जाते हैं घर वाले, घर पे इंट्रानेजल मिडाजोलम भी नहीं दे पाते, उनको हमने एक्सप्लेन भी किया। तो हम उन केसेस में इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस करते हैं, या फिर वो जो जैसे 3 दौरे आ गए बच्चे को पहले 6 महीने में ही, 6 महीने में 3 दौरे आ जाए, या फिर एक साल में 4 बारी दौरे आ जाए, उसको हम इंटरमिटेंट प्रोफिलेक्सिस में डालते हैं। तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है क्लोबाजाम 0.5 mg/kg, और ट्वाइस डेली देते हैं। मैक्सिमम डोज की 20 mg/kg है वेट के हिसाब से। अब कॉन्टिन्यूस प्रोफिलेक्सिस जो आइडियली जो है वो उनमें ही देखते हैं जिसमें जैसे न्यूरो डेवलपमेंट डिले हो, सेरिब्रल पाल्सी के साथ फेब्राइल सीजर आ रहा हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो, डेवलपमेंटल डिले हो, या बहुत फ्रीक्वेंट कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर पड़ रहे हो, उनमें हम देते हैं, या फिर बच्चा 6 साल से बड़ा हो गया उनमें हम कॉन्टिन्यूस प्रोफिलेक्सिस देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस कॉन्टिन्यूस प्रोफिलेक्सिस के लिए क्या है, सोडियम वॉल्प्रोएट, डोज है 20 to 40 mg/kg पर डे। उसके अगर इससे नहीं, अगर ये नहीं है हमारे पास, तो हम फिनोबार्बिटल भी दे सकते हैं, प्रीमिडोन भी दे सकते हैं स्पेशली। बट हमने ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट को ड्राइवेट सिंड्रोम या कुछ है तो फेनिटोइन नहीं देना, क्योंकि कई कई लोग जो भी दौरा आता है उसमें फेनिटोइन दे देते हैं, फेनिटोइन नहीं देते इसमें, स्पेशली अगर ड्राइवेट सिंड्रोम से एसोसिएटेड हो। ड्यूरेशन कितनी देर हमने वेलप्रोएट देनी है, तो 2 साल देनी है हमने, बीच बीच में आप एलएफटी करा लो देखने के लिए कि लिवर फंक्शन रेंज ना हो रहे हो बच्चे के, दैट इज इट। बाकी 2 साल चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम टेपर करेंगे। अगर उसका बच्चा कोई मतलब जेनेटिक उसका प्रॉब्लम है तो हमें थोड़ा लंबा देना पड़ता है इसको। रिकरेंस, अब पेरेंट्स ये पूछेंगे सर हमारे हमारे बच्चे को ये दौरा आया, ये वापस भी हो सकता है। तो देखो, अगर विद इन 1 ईयर अगर बच्चे को मतलब हम देखें तो सिंपल फेब्राइल सीजर में अराउंड 75 है, और 2 साल में अराउंड 90% बच्चों को दौरा वापस आ सकता है। 32% को जो चिल्ड्रन है उनको टोटल में से उनको रिकरेंसेस होंगी 17% को 1 रिकरेंस होगी, 9% में 2 रिकरेंस होगी, और 6 में 3 से ज्यादा परसेंट। और रिस्क फैक्टर्स अगर देखें तो कि किस में वापस आ सकता है दौरा, अगर बच्चे को पहला दौरा 18 महीने से छोटे में ही आ गया, या फिर जब उसको फीवर आया तो उसका जो फीवर है वो 39 डिग्री सेल्सियस से कम है, या फिर उसको फैमिली हिस्ट्री है दौरे की,
या फिर जो उसको फीवर आया दौरे से पहले, वो बस जस्ट अभी आया और फिर दौरा आ गया। कई पेरेंट थे सर पहले तो ठीक था, जस्ट हम जब आए लेके बच्चे को तब उसको फीवर आ गया और तभी दौरा आ गया, तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, उसमें भी ज्यादा रिस्क रहेगा। कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर ऑब्वियसली जिसको 2 से ज्यादा दौरे आ रहे हैं या फोकल सीजर आ रहे हैं, उनमें तो रिकरेंस का रिस्क रहता ही है। ये भी जस्ट जस्ट फॉर नॉलेज है कि रिस्क फैक्टर्स कितने हैं। अगर दौरे मतलब उसको सिंपल फेब्राइल सीजर है तो रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट एपिलेप्सी, मतलब नॉर्मल बाद में लाइफ में एपिलेप्सी का रिस्क कितना है, 1% है। रिकरेंट फेब्राइल सीजर में 4% है। कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर में 6%। फीवर अगर 1 घंटे से पहले आ रहा है और दौरा आ रहा है, बच्चा जैसे हमने पहले बात करी कि तुरंत फीवर आया और तुरंत ही दौरा आ गया उसको, तो 11% है। फैमिली हिस्ट्री एपिलेप्सी की है तो 18%। कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर 29% एंड न्यूरो डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी सीपी ऑटिज्म ये 33%। ठीक है, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। काफी अच्छे से समझाया आपने, और हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को भी समझ आ गया है सर। और सभी हेल्थ पार्टनर से मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक करके सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप ना। चौहान सर, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं अनम्यूट कर लीजिए। अर्पित यादव सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? अनम्यूट कर लीजिए सर, बार बार आप बटन दबा रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को ना। अर्पित यादव। जी सर, मेरा म्यूट है ऑलरेडी। जी जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर आप। हेलो। यस सर, पूछिए यस सर। सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कहना चाह रहे थे, जो बच्चे का जैसे स्टार्टिंग मेरे पास आता है उसका हम एक बार एकदम से कंफर्म कैसे कर पाएंगे कि बच्चे को दौरा ही पड़ा हुआ है? सर हम बच्चे से पहले पेरेंट्स से पूछेंगे कि बच्चे को दौरा मतलब घर पहले, आप ये बोल रहे हो कि बच्चा आपके पास आया और घर वाले बोल जी रहे हैं कि पहले दौरा आया कि नहीं, ये क्वेश्चन है ना? जी सर। जी जी सर। हाँ तो हाँ जी। तो सर सबसे पहले तो हम हिस्ट्री लेंगे कि बच्चा जैसे घर वाले बोल रहे हैं कि इसको दौरा आया है, तो हम ये पूछेंगे कि सर क्या हुआ था। तो वो बोलेंगे कि सर देखो आंखें ऊपर कर ली थी बच्चे ने, मुंह से झाग आ रहा था, हाथ पैर झटका रहा था। तो हम उसको बोलेंगे कि इसको मतलब जनरलाइज सीजर आया, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर आया। कहीं कई बारे जी सर। घर वाले बोलते हैं कि बच्चा बेहोश हो गया था, तो उसको भी वो दौरा मान लेते हैं। वो हमने देखना है, हमने पूछना है उसके फीचर्स की क्या क्या हुआ उसको, क्या क्या नहीं हुआ। और अगर पहली बार ही हुआ है मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है, तो हमने उसको एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी स्टार्ट नहीं करनी उसमें, जब तक हमारे सामने ना हुआ हो फर्स्ट टाइम। वहीं अगर 2-3 बारी हुआ, फिर हमें उसकी जांच भी कराने की जरूरत पड़ती है, ईईजी कराने की जरूरत पड़ती है, एमआरआई कराने की जरूरत पड़ती है,
बट फिर भी बच्चे को बार बार दौरा आ रहे हैं तो हम एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी तो फिर भी स्टार्ट कर ही देते हैं इस पार्ट पे। मेन फीचर्स जी ये सर। होते हैं, आंखें बच्चे ने ऊपर चढ़ा ली थी, बच्चे के मुंह से झाग निकल रही थी, बच्चे ने अपने दांत मींच लिए थे, बच्चे ने पेशाब कर दिया था, बच्चे ने पॉटी कर दी थी, ये सारी चीजें हमने पूछनी है। और दूसरी साथ सर हमने ये भी पूछना है कि ये दौरा कितनी देर चला। अब कहीं ना लोग ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं, सर 10 मिनट चला था। अब एक्चुअली में देखा जाए अगर किसी भी पेशेंट को 10 मिनट तक दौरा आता रहे तो वो बहुत लंबा होता है। तो नॉर्मली 1 या 2 मिनट चला होता है, तो घर वाले डर के बोल देते हैं सर 10 मिनट चला था। तो हमने वो भी अलग से एम्फसाइज करना है, पूछना है कि पक्का 10 मिनट चला था, 10 मिनट बहुत होता है। और दूसरा कभी कभी क्या होता है, बच्चे को ना लेके आते हैं गाड़ी में, और गाड़ी के रास्ते में कितना टाइम निकल जाता है, जैसे 10-15 मिनट निकल गए और उसको बोलेंगे सर अभी आया दौरा। ऐसा नहीं है, 15 मिनट तो उसको लेके आने पहले बच्चे को दौरा आया, 5-10 मिनट लोगों ने उसको उसके मुंह पे पानी डाला होगा, कुछ भी किया होगा। तो लोग नॉर्मली करते हैं कि मुंह पे पानी डाल दिया या कुछ कर दिया, उसको देखा कि जी ठीक हो रहा नहीं हो रहा, फिर उसके बाद 5-10 मिनट लग जाते हैं, फिर 10-15 मिनट डॉक्टर के पास आने में लग जाते हैं, तो 20-35 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो उसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस में ही मानते हैं उस केस में। नॉर्मली जी हिस्ट्री लेंगे तो उसी पता चलेगा हमें। हाँ जी, हाँ जी। सर, कभी कभी क्या होता है, बच्चे को हाई फीवर होने के कारण भी लोग दौरा समझ बैठते हैं। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? हाँ सर, अगर जैसे नॉर्मल फीवर होता है बच्चे को, तो उसकी वजह से वही हमने बोला कि सर, जैसे हमने डिस्कस किया सिंपल फेब्राइल सीजर। तो सर कभी कभी बुखार, जब 5 से 6 साल से छोटा बच्चा होता है, उसको बुखार के बाद दौरा भी आ जाता है, उसी में हमने पूछना है। अगर कोई बोल रहा है ना कि सर इसको दौरा आया या हाई बुखार हुआ तो दौरा आ जी गया, तो हमने पूछना है कि क्या हुआ था घर पे, कि बच्चे ने आंखें आंखें ऊपर चढ़ाई, बच्चे ने मुंह से झाग निकाली, बच्चे ने दांत मींचे, या फिर बच्चे के हाथ पैर उसके झटके, तो हमने पूछना है। अगर ये बोल रहे हैं नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हुआ था, बच्चा बस निढाल सा हो गया था, बच्चा ना इरिटेबल था, बहुत तंग कर रहा था, तो वो तो दौरा नहीं है। बट अगर बच्चे ने ऐसा सब कुछ किया जैसे मैंने बोला, तो उसको तो हम दौरा ही मानेंगे, उसको फिर हम फेब्राइल सीजर मान सकते हैं। और बाकी हम जब आएगा बच्चा तो हम देखेंगे कि बच्चे को बच्चा जो अपना गर्दन है वो नीचे लगा सकता है नहीं लगा सकता, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बच्चे के पैर मोड़ के देखेंगे, बच्चे का गर्दन मोड़ के देखेंगे कि पैर तो नहीं मुड़ रहे हैं अपने आप, उसको कर्निक साइन और बुडिन्स्की साइन बोलते हैं। वो चीज हम देखेंगे कि बच्चा स्टेबल है कि नहीं है, या उसको मेनिंजाइटिस है, दिमाग में इन्फेक्शन है, उस चीज को बस हमने देखना जी सर, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया जो होती है बच्चे के किस कंडीशन में हो जाती है? म्यूट करते हैं आप। हाँ म्यूट कर देता हूँ, है। म्यूट का ऑप्शन बंद हो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, हाइपोग्लाइसीमिया हो रही होती है बिल्कुल। सर, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या बच्चे को थोड़े दौड़ाने की ज्यादा संभावना रहती है क्या? मेरे पास एक पेशेंट है, बच्चा है लगभग 6 महीने का है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया रहती है। 6 महीने का? जी सर, 6 महीने का। 6 महीने का कितना सर शुगर कितना रहता है उसका? हेलो। सर पूछिए आप। सर ये बोल रहे हैं कि 6 महीने का बच्चा है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया है, तो उसमें सीजर आने के चांसेस हो सकते हैं सर? सर अगर किसी भी पेशेंट में अगर शुगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, चाहे वो अडल्ट हो बच्चा हो, किसी में भी दोहराने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि शुगर अगर कम हो जाए तो ब्रेन डैमेज हो सकती है, न्यूरोनल सेल्स मर सकते हैं, तो उसकी वजह से तो दौरा बिल्कुल बच्चा प्री डिस्पोज होता है। बट हमें देखना है कि कितनी शुगर रहती है, नंबर वन। दूसरा, वो शुगर कम होने का कारण क्या है। जब शुगर कम हो तो उसका क्रिटिकल सैंपल भेजें। कभी कभी क्या होता है, इंसुलिनोमा होता है, या कहीं कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से शुगर कम जा रही है, तो उसका हम कारण ढूंढते हैं उस पार्ट में कि क्यों शुगर कम जा रही है। सर पर उसकी तो 30 समथिंग रहती है, वो 30-40 समथिंग रहती है ज्यादातर। नहीं सर, अगर 30-40 अगर 6 महीने के बच्चे में रह रही है तो उसको तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, 40 से नीचे तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, दौरे भी आ सकते हैं उसको, ब्रेन डैमेज आगे। अभी 3 महीने में उसने गर्दन संभाल ली बच्चे ने? जी सर। 6 महीने में बच्चा बैठने लग गया है, या रोल ओवर करता है बच्चा कुछ नहीं पकड़ नहीं के, या? नहीं, हाँ। प्रॉपर नहीं नहीं, बैठ नहीं पाता है सर, ज्यादा हाँ कंडीशन तो वीक है, उसको ब्रेन कमजोर डैमेज हो है। गया ना, ब्रेन, सर ब्रेन डैमेज हो गया होगा बच्चे को, डेवलपमेंटल डिले हो गया फिर उसको, मतलब है ना, वो इसलिए हो रहा है उसको, जी शुगर सर। की कमी की वजह से। शुगर की कमी ज्यादा हो तो बच्चे की जान भी जा सकती है। उस केस पे हमें क्रिटिकल सैंपल भेजना पड़ेगा, सैंपल होते हैं काफी सारे, वो आप मेरे को चाहे जी मैसेज करें या कुछ भी करें, मैं आपको सारे सेंड सर। करता हूँ। वो सैंपल भेजिए देखने के लिए कि कारण क्या है बच्चे को दौरे ये शुगर कम होने का, वो ज्यादा जरूरी है इस केस में। rather than हमें सोचे कि अभी दौरा आ जाए, अभी दौरा आ जाए तो हमें ट्रीटमेंट पता है, मिडाजोलम हम देंगे उसको रोकने के लिए, बट दौरे तो आते ही रहेंगे। अगर उसका शुगर कम रहे जी तो सर। उसका ब्रेन डैमेज तो रोज होगा जिस जिस दिन उसका शुगर कम हो रहा है, तो है ना।
जी सर। पहले हमें कारण देख के उसको रोकना होगा, तभी ये बच्चा सेफ होगा। बट अगर आप बोल रहे हो कि 30 बच्चे को ऐसे ही रह रहा है और बच्चा बैठ नहीं रहा है, तो मोस्टली उसका ब्रेन डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। जो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ब्रेन डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, वो रिवर्सेबल नहीं होता। सिंगल एपिसोड हाँ सर। हाइपोग्लाइसीमिया के ब्रेन डैमेज। हाँ जी, हाँ ओपी जी। सर, ओपीडी ओपीडी अपने यहाँ करवा दी सर कल? जी जी जी। हाँ, हाँ हाँ सर, जी, हाँ जी अवेलेबल सर। हैं, आप पेशेंट को जी। बुलाइए और रिपोर्ट्स जो पुरानी हैं वो भी लेकर के सर से आप ओपीडी करा सकते हैं। और सभी हेल्थ पार्टनर को मैं दोबारा बता रहा हूँ, अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर आदित्य बेदी सर, एमडी पीडियाट्रिक हैं, और काफ़ी तजुर्बा एक्सपीरियंस है सर को। तो आप सब आप, मेरा पेशेंट इंस्टाग्राम रेफर चैनल कर भी है सकते डॉक्टर हैं। आदित्य विधि। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है डॉक्टर आदित्य विधि के नाम से। आप उस पर देख सकते हैं, काफी सारी वीडियोस बनाता हूँ। कोई क्वेश्चंस हो तो उसमें भी काफी कम हो जाएंगे आपके। सर मेरा क्वेश्चन है सर सर, नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे दो पेशेंट थे बच्चे, तो उनको फीवर चढ़ा था तेज, है ना। तो उनको फिर बिल्कुल। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। तो उन्होंने दो फेब्रिनिल एम्पुल NS 100 ml के अंदर डिजोल्व करके लगाए। फिर एक NS लगाई, उसके अंदर पिपजू 1.25 ग्राम और शायद 1 ml डेक्सोना, और ये लगाए। उसके बाद उसका फीवर उतरा, उसके बाद उसको फिर ठंड चढ़ के फिर बुखार है उसी टाइम पे। तो फिर उन्होंने 0.5 ml फेब्रिनिल फिर इंटरमस्कुलर सर पुश किया। सर मेरे को समझ में जब ये नहीं आ रहा, जब बुखार उतारने के लिए उन्होंने जब ऑलरेडी फेब्रिनिल IV कर दिया था, तो उसके बाद उसको डबल से रिपीट से बुखार कैसे चढ़ सकता है सर? डबल से फिर उन्होंने फेब्रिनिल इंटरमस्कुलर दे दिया सर। सर देखो, नंबर वन ये होता है, कभी कभी क्या होता है, हम जो पैरासीटामोल देते हैं या कोई भी इंजेक्शन हम देते हैं, उससे कभी कभी फीवर नहीं उतरता, चाहे हम 15 mg/kg पर डोज भी हो जाए। नॉर्मल डोज पैरासीटामोल की IM होती है 15 mg/kg पर डोज। मानो 3 kg का बच्चे तो 45 mg हमने ये दे दिया, फिर भी फीवर नहीं चढ़ा। उस केस में हम अपना एंटीपायरेटिक चेंज करते हैं, एनसेड भी डाल सकते हैं, जैसे कि आइबुजेसिक या फिर आइबुप्रोफेन जिसको बोलते हैं वो, साथ में मेफेनेमिक एसिड, ये एनसेड्स हैं। ये हम दे सकते हैं अगर बच्चे को फीवर कम करना है। बट ये पॉइंट कि बच्चे को बार बार देते रहो, 15 mg 15 mg 15 मतलब 15 mg/kg 15 mg/kg बार बार देते रहो, तो वो कोई पॉइंट नहीं बनता। चाहे ज्यादा फीवर भी हो तो भी डेक्सोना का पॉइंट नहीं बनता इस केस में। अगर हम डेक्सोना देंगे किसी बच्चे को, फीवर क्यों आ रहा है? फीवर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन है, और उसको हम बच्चे को डेक्सोना दे दिया तो क्या होगा? बच्चे का तो इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। डेक्सोना क्या होता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। ये क्या काम करता है? बच्चे के अंदर जितने भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने की कोशिश करता है। बट वो इन्फ्लेमेशन बच्चे के लिए कहीं कहीं टाइम पे अच्छी होती है, मोस्टली अच्छी होती है, ताकि उसके अंदर वो इन्फेक्शन मर सके। और हमने बच्चे को लगा दिया डेक्सोना, तो उसकी बॉडी की जो ताकत है लड़ने की वो तो खत्म हो जाएगी ना। वो तो खत्म हो गई। आपने बच्चे का बस फीवर ठीक कर दिया, बट अंदर जो कीटाणु डैमेज कर रहा है वो तो बढ़ जाएगा। आगे जाके बच्चों को कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। तो जब बच्चे को फीवर आ, देखो इंडियन पेरेंट्स के लिए तो ये थोड़ी मतलब दिक्कत है कि पेरेंट आता है, फीवर आ रहा है बच्चे को, तो बोलते हैं जी आज इंजेक्शन लगा दो, कल तक फीवर ठीक होना चाहिए। 90% केसेस में नहीं होता ऐसा। 90% केसेस में 2-3 दिन तक फीवर चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम कहीं कहीं लोग ऐसे स्टीरॉयड लगा देते हैं कि जी कल तक फीवर नहीं आएगा, एक दिन में ठीक कर दिया। बट सर देखो, जनरली है बच्चे को बहुत डैमेज हो जाता है इससे। डेक्सोना या फिर एनसेड्स भी हम बार बार लगाएं, किसी को भी लगाएं, तो उसकी किडनी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो जनरली कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सोना अवॉइड करते हैं। पैरासीटामोल एक बार ही दें, पैरासीटामोल से नहीं उतर रहा फिर हम दूसरी दवाइयां देंगे, आइबुजेसिक देंगे या फिर मेफेनेमिक एसिड देंगे। ये गलत चीज है कि हम बच्चों को बार बार साथ में ही देते रहें। वो तो डोज बढ़ जाएगी ना, पूरे दिन में ही हम मैक्सिमम डोज जो है पैरासीटामोल की वो 60 mg/kg दे सकते हैं। मतलब अगर 4 किलो का बच्चा तो 224 kg, उसके ऊपर अगर हम देंगे तो बच्चे के लीवर में डैमेज हो सकता है, बच्चे को पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो वो चीज तो नहीं करनी। कोई कुछ भी करे, हमें देखना है, हमने सोचना है कि क्या सही किया कि क्या की गलत किया। जैसे आपने आपने भी क्वेश्चन किया ना ये, कि पैरासीटामोल दे दी और उसके बाद स्टीरॉइड भी दे दी, उसके बाद फिर पैरासीटामोल दे दी, क्या ये चीज सही थी? ये चीज सही नहीं थी। हमें फिर डिफरेंट देना पड़ता है उसको, कुछ और चीज से हम फीवर कंट्रोल करें रादर देन बार बार पैरासीटामोल देते रहें। 4 मिनट में क्यों चढ़ गया? मोस्टली इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर ज्यादा होगी, मतलब कीटाणु काफी ज्यादा होंगे बॉडी के अंदर। बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स किया, मतलब उसको मारना चाहा। जब उसने उसको मारना चाहा तो फीवर वापस आ गया, इस वजह से आ रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि हमने पैरासीटामोल दे दी तो हम बार बार देते रहे, फिर उससे डैमेज हो जाएगा बच्चे तो फिर सर उस स्थिति में क्या किया जाए? जैसे उन्होंने तो कर लिया, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पेशेंट आता है, अरे जब वो तक हम। सब ये सही है। को। सॉरी। हाँ सर, मैं बोल रहा था जैसे उन्होंने तो जैसे वो ट्रीटमेंट मेरे सामने किया था, तो मैंने देखा था जनरली अपने पास ऐसा आता है तो हम उसको रेफर करते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर
प्राइवेट हॉस्पिटल में बता दो, जब तक वो 30-40 मिनट का सफर लगता है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि ताकि सर बच्चा मैं बता वहां तक जाए, उसको थोड़ा बुखार कम रहे, या फिर ऐसा झटके नहीं आए उसको ज्यादा बुखार की वजह से, या ज्यादा उसको नुकसान नहीं हो, उसके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं यहाँ से? सर सबसे पहले तो हम नॉर्मल हमने पैरासीटामोल लगाई बच्चे को, है ना, नॉर्मल डोज दे दी। अगर उससे नहीं उतरा तो हम उसको एनसेड्स पे रखेंगे, जैसे आइबुजेसिक होती है ना, आइबुजेसिक होती है, दूसरा मेफ्टाल्पी होती है, ये दवाई दे सकते हैं। मानो उससे भी नहीं फीवर उतरा तो हम उसको बोलेंगे साथ में जब बच्चा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दवाइयों से भी इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर बच्चे को 100 डिग्री से ऊपर फीवर है, 100.4 डिग्री से फीवर है, या बल्कि 100 डिग्री से भी ज्यादा फीवर है, तो हम उस बच्चे को क्या करेंगे, उसकी पट्टियां करनी स्टार्ट करेंगे। अब पट्टी का मतलब ये नहीं है कि हमने ठंडा पानी यूज किया, नॉर्मल पानी यूज करना है, और सिर्फ मत्थे पे नहीं रखना। पेरेंट क्या करते हैं, यहाँ पे मत्थे पे पट्टी रख देते हैं, तो वो सही काम नहीं है। हमने क्या करना है, उसके मुंह पोंछना है, हाथ पैर पोंछने हैं, ये भी पोंछेंगे, हाथ पैर पोंछेंगे, यहाँ पे रखेंगे पानी का कपड़ा, यहाँ पे रखेंगे पानी का कपड़ा, पैर पे रखेंगे। वो कहीं कहीं घबरा जाते हैं कि जी फीवर आ रहा है, अब तो और ठंड लगा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। हमने बॉडी का टेम्परेचर जल्दी से जल्दी कम करना है, और सबसे इफेक्टिव तरीका है इसका टेपिड स्पॉन्जिंग, मतलब नॉर्मल पानी से स्पॉन्जिंग। कई पेरेंट्स बर्फ डाल देते हैं और उसको करते हैं, उससे और प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं करना। हमने करना है नॉर्मल पानी लेना है, टैप वाटर, और उससे पहुंचना शुरू कर देना है। उससे पहुंचेंगे, रास्ते में वैसे फीवर उतर जाएगा, 99% केसेस में उतर जाएगा। दवाइयों के भरोसे नहीं रहना, कभी कभी ये चीजें भी असर करती हैं और बहुत ज्यादा असर करती हैं। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और डॉक्टर लोकेंद्रा सर, आप बुलवा सकते हैं पेशेंट को ना। नेक्स्ट प्लीज, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हेलो सर। सर मेरा एक हेलो प्रश्न मैम। है आपसे। हाँ जी मैम। सर इसमें ये पूछना चाह रही हूँ कि जो फेब्रुअरी सीजन है, क्या बच्चों के इंटेलिजेंस में कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं जैसे नहीं मैम, नॉर्मल अगर सिंपल फेब्राइल सीजर है तो उसमें कोई इंटेलिजेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट निकलता है अंदर, तो उसमें थोड़ा बहुत चांस होता है। कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर भी अगर मतलब बेसिक कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है और कोई ब्रेन में abnormality नहीं है, तो उसमें भी कुछ नहीं उतरता। बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि अगर अंदर SOL है, स्पेस ऑक्यूपल लीजन है, कोई ट्यूमर वगैरह, तो उसमें ब्रेन डैमेज की वजह से होता है। बट नॉर्मल फेब्राइल सीजर्स की वजह से 0% इफेक्ट पड़ता है बच्चे के IQ में, बच्चे के सोचने की कैपेसिटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, थैंक यू। थैंक यस सर, थैंक यू सो मच सर। विकास कर यादव सर, पूछिए सर। ये सर डॉक्टर जैसे हाई विकास। फीवर आ जाता है, कन्वर्शन आ जाता है, तो यू। यस सर। मैक्सिमम हम लोग मिडाजोलम कभी कभी दे ही देते हैं, या डाइजीपाम होता है जरूरत दे ही देते हैं। ये कभी कभी होता है कि गांव में जरूरत है कि गांव के लोग में मिडाजोलम या किसी का जरूरत नहीं है, तो मोटा मोटी तो हम लोग पानी तो फिलहाल दे सकते हैं, गाड़ी पे रनिंग करवा सकते, तो टेम्परेचर डाउन होने के बाद तो कन्वर्शन कम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर हमने बच्चे को पट्टी करी, उसकी पानी के नीचे रखा बच्चे को, उसका टेम्परेचर कम किया, तो दौरा तो वैसे भी कम हो सकता है। मिडाजोलम नहीं है, और कोई आपके पास बच्चा ऐसा आता है जिसको पहले दौरा आया हो, तो उसको मिडाजोलम नेजल स्प्रे लिख के दीजिए। मिडाजोलम नेजल स्प्रे में ना इंजेक्शन लगाना है, ना कुछ नहीं करना, अपने पास भी रखिए मिडाजोलम नेजल स्प्रे। बच्चा दौरे के साथ आया तो उसके नाक में ही स्प्रे करना है, जैसे हम नाक में नाक खोलने वाली मतलब दवाई डालते मिडाजोलम स्प्रे? हैं। हाँ जी, मिडाजोलम नेजल स्प्रे। मिडाजोलम स्प्रे सर, है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। इनसेड नेजल स्प्रे होता है, वो रखेंगे अपने पास। मैक्सिमम। जी 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 सर। बोलो बोलो सर, बोलो बोलो। सर मोटा मोटी ये जो कन्वर्सन बच्चे को आ रहा है, तो कितना दिन तक फिर आ सकते हैं, या अपने आप कितने दिन में खत्म हो सकता है बच्चे का कन्वर्शन? कौन से टाइप की कन्वर्जन, ये बुखार तो के आने वाले कन्वर्जन? फीवर कन्वर्सन, चमकी नहीं, फेब्राइल फीवर कन्वर्जन तो कन्वर्सन। सर, फेब्राइल कन्वर्जन का पेशेंट मेरे पास आता है जो उसको सिंपल फेब्राइल सीजर है, उसको तो हम्म। सर मैं एडमिट भी नहीं करता। उसको हम डे केयर में रखते हैं 3-4 घंटे में, और अपने आप चले जाता है। क्योंकि एक बार फीवर आ गया, उसको हमने दवाई दे दी कि जी हर 6 घंटे में पैरासीटामोल लो, या हर 6 घंटे में हमने उसको आइबुजेसिक दे दिया, है ना। 6 घंटे में दे दिया तो हम्म। बुखार आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो कम ही कम आएगा, क्योंकि हम टाइम टू कमाल। टाइम जो उसको हम फीवर की मेडिकेशन दे रहे हैं, तो उसमें दौरे आने का चांस नहीं रहता। अगर हमने कंट्रोल किया हुआ है फीवर, टाइम टू टाइम हम उसको फीवर की मेडिकेशन दे रहे हैं, उसको चांस नहीं रहता कि उसको दौरा आए। अगर फिर भी दौरा आ रहा है, फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या कारण है दौरे का। अच्छा। नॉर्मली सिंपल फेब्राइल सीजर में दौरा नहीं आएगा, एक ही बारी दौरा आएगा। मतलब पहले मिडाजोलम नोजल ड्रॉप से भी मतलब कन्वर्सन कम हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे बढ़िया चीज है, घर पे अगर बच्चा हो या रूरल सेटिंग में हो, तो मिडाजोलम नेजल स्प्रे अगर नाक में डालेंगे, तो लगभग 70 से 80% केसेस में दौरा बंद हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा, फिर हमें आई इंट्रामस्कुलर स्प्रे, इंट्रामस्कुलर लगाना पड़ता है। उसकी डोज है 0.2 mg पर केजी। ना, 20 वो केजी सब का तो बच्चा है दे तो। ही देते हैं कन्वर्सन में। हाँ स्प्रे के जी, लिए हाँ नहीं जी, हाँ जान जी, रहे हाँ थे, जी। स्प्रे हम करवा लेंगे, क्योंकि नाइट में सब पेशेंट सब आ बिल्कुल जाता जाता ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, नेजल स्प्रे सबसे सेफ है बच्चे को देने के लिए। नाक में डालेंगे तो तुरंत बंद हो जाएगा, ना इंजेक्शन लगाने की जरूरत, ना कुछ, है ना।
सबसे सेफ है, बच्चे को रेस्पिरेटरी दिक्कत भी नहीं होती, सांस लेने में भी दिक्कत देखते नहीं हैं होती उससे। कि ग्रामीण समय क्या करता है कि डेक्सोना दे दिया, सब फीवर को डाउन करवा देता है, ये सब करता है, तो गलत सही वो है। गलत चीज़ है सर, गलत है। हाँ जी, हाँ जी, डेक्सोना नहीं देना चाहिए सर, थोड़ा अब अवॉइड करेंगे तो बच्चों के लिए बेहतर है, सबके लिए बेहतर है स्टीरॉइड नहीं तो। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। राम मूर्ति ठाकुर, आप सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सियाराम क्लिनिक, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो हेलो सर। सर, ये पूछना है कि दौड़ा बिल्कुल सही हो सकता है? दौरा किस टाइप का सर, किस वजह से दौरा आ रहा है उसको, जैसे मरीज को? वो तो शुरू से ही आता है, एक लेडी है हमारे पास आती है, तो उससे जन्म से आता है लेडीज, वो जन्म से दौड़ा उम्र आता है। कितनी है, उम्र कितनी है? उम्र होगी 40 साल के आसपास होगी। अच्छा, उसे दौरा था तो दौरे की दवाई खाती है और रोज की नहीं खाती? हाँ, खाती है तो दवाई। अगर दवाई देखो उसकी भी ना डोज होती है किसी भी मरीज की, जी रेंज जी। होती है डोज की 20 से 60, जैसे लेविट्रासिटाम है, लेवेरा नाम से गोली आती है जो है ना, उसकी भी हाँ डोज होती है 20 से 60 mg/kg से होती है। अगर उसका दौरा नहीं कंट्रोल हो रहा तो दौरे की दवाई बढ़ाने की जरूरत होती है उस केस में, है ना। जी जी ऐसा है, जी अगर हमने एडिक्वेट कंट्रोल कर लिया, मतलब उस दौरे को रोक दिया दवाइयों से, और काफी जी। टाइम तक दौरा नहीं आया, तो फिर दवाइयां जब तक खाती रहेगी तो एटलीस्ट तब तक तो दौरा कंट्रोल हो जाएगा। और अगर हमने 2-3 साल सक्षम रहे, दौरे को कंट्रोल रखे, तो काफी केसेस में ऐसा होता है कि दौरा बंद हो जाता है। बट फिर भी इन सब चीजों के अलावा हमें देखना पड़ता है कि दौरा क्या आ रहा है, ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में क्या चीज है। कहीं कहीं केसेस में ऐसा होता है कि उसको आजीवन दौरे की दवाई दिखानी पड़ती है, मिर्गी जिसको बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं ना, कहीं कहीं ऐसी टाइप की एपिलेप्सी बोलते हैं, एपिलेप्सी या मिर्गी होती है जिसमें हमें आजीवन खानी पड़ती है दवाई, या काफी टाइम तक खानी पड़ती है, बीच में थोड़ी थोड़ी जी देर जी। रुक के। हाँ जी। ठीक है सर, धन्यवाद। राम सिंह सो चौहान मच का सर। क्वेश्चन था निमित, चैट पे वन दिया सेकेंड उन्होंने। चैट पे। सर, फेब्राइल सीजर आए तो तत्काल इमरजेंसी क्या कर सकते हैं? फेब्राइल सीजर आए तो सबसे पहले तो देखना है बच्चे ने उल्टी तो नहीं करी मुंह में, उसको साइड करके बच्चे को, जैसे बच्चा ऐसा लेटा है तो उसको पहले टेढ़ा करना है, ताकि अगर बच्चे के अंदर मुंह से उल्टी आ रही है तो वो बाहर आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दवाई देने से भी पहले, क्योंकि अगर बच्चे ने उल्टी अपनी सांस की नली में ले ली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एस्पिरेशन बोलते हैं। बच्चे को टेढ़ा कर लिया, फिर उसको आईवी कैनुला सिक्योर कर लो, बच्चे को ऑक्सीजन लगानी ऑक्सीजन लगाओ, आईवी कैनुला सिक्योर करके आप आईवी मिड, अगर आईवी कैनुला भी नहीं है तो इंट्रामस्कुलर मिडाजोलम दे दो 0.2 mg/kg। अगर आपके पास इंट्रानेजल स्प्रे है तो वो स्प्रे दे दो। अगर आपके पास आईवी उसका एक्सेस है, मतलब आईवी लग गया उसको, तो उसके अंदर है डोज मिडाजुलम की 0.1 mg/kg। 3 किलो, मतलब 3 किलो का तो नहीं होगा, 7 किलो का बच्चा है तो कितना दोगे आप उसको? 0.7 ml। चौहान सर, आप सुन पा रहे हैं सर? राम सिंह चौहान जी। म्यूट कर लीजिए सर अपने आप को, चौहान सर। जी सर, जी सर, जी सर, सुन रहा हूँ जी सर, समझ में आया सर? या कुछ कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ सर। सकते हैं हाँ, सर आप। नहीं नहीं, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, हाँ कि जी। जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो आजकल मिट्टी में या फिर कच्ची सब्जियां खाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा खेलते समय, ठीक है। तो उसमें समटाइम्स देखा गया है कि बच्चे को कि कैल्सिफाइड ग्रेन्युलोमा हो जाता है, ठीक है, वो दिमागी कीड़ा कीड़ा दिमाग में चला गया है, ठीक है सर। सर, पहले तो इसमें ये क्वेश्चन है कि ये डायरेक्ट दिमाग में पहुंच जाता है, ठीक है, तो इसमें जो झटके आते हैं बच्चे को, जो सीजर आता है, दौरा है, वहां पर कैसे क्योंकि क्या होगा, उसके पेरेंट्स को तो जब पता चलता है सर, जब वो उसका एमआरआई या सीटी स्कैन हुआ, लेकिन उससे पहले उसको दौरा आ रहा है, तो उसमें जो झटके आते हैं, उसमें जो पोजीशन होती है झटकों की, तो उससे पता लगा सकते हैं कि ये इस प्रकार का झटका है या सीजर है। सर, अगर किसी पेशेंट को, जैसे आप बोल रहे हो एनसीसी, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जिसको बोलते हैं, दिमाग में कीड़ा है, तो उसको मोस्टली वो प्रेजेंट ऐसे ही करते हैं कि इनको दौरा आ रहा होता है। अब दौरे के कारण, जैसे आपने, मैंने अभी पहले बताया, एग्जामिनेशन में पता चल जाता है, क्योंकि जब कीड़े की वजह से दौरा आता है ना, तो उसका आईसीपी रेज होता है, मतलब या इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहीं कहीं टाइम रेज होता है, तो उसमें आपको ना डेफिसिट्स मिल जाएंगे, या फिर आई जो आपकी जब हम उसका ये गर्दन मोड़ेंगे ऐसे करके,
तो उसके पैर भी उठ जाएंगे, या पैर को अगर हम आगे से मोड़ेंगे तो उसके उसके क्या बोलते हैं दूसरा पैर भी उठेगा। ये सारी चीजें दिखेंगी आपको। उसमें मतलब हमें एग्जामिनेशन में पता चल जाता है कि इसको ब्रेन के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है। उस केस में हम ऐसा नहीं करते कि जैसे फेब्राइल सीजन में हमने सिर्फ दौरे की दवाई दी, मिडाजोलम दिया, उसके बाद बंद कर दिया। उस केस पे हम लंबर पंचर भी करना पड़ता है, कभी कभी एमआरआई भी करना पड़ता है उस केस में। फिर उसमें पता चलता है कि कारण क्या है दौरे का प्रॉपर। हम ऐसा बोलें कि बच्चे को सिर्फ देख के बता दें कि इसको कीड़ा है, वो पॉसिबल नहीं होता। हमें बस ये पता चल सकता है मोटा मोटा कि दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है, दिमाग के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, या कोई और कारण है। फीवर नॉर्मल कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है, कोई और कारण है, या जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट मतलब अबनॉर्मेलिटी, सोडियम बहुत हाई हो गया, पोटाशियम ऊपर नीचे हो गया, वो भी पता चल जाता है मतलब एग्जामिन करके। कि अगर उसके गर्दन में स्टिफनेस नहीं है, पैर में भी जब हम पैर मोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं मिल रही, तो हमें पता है कि ब्रेन की दिक्कत नहीं है, कहीं और की दिक्कत हो सकती है। तो उससे पता चलता है। उसके बाद हम कंफर्म करते हैं जांचों के साथ, जैसे एमआरआई हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, इनमें हमें पता चलता है कि बच्चे के दिमाग में कीड़ा है। और दिमाग में कीड़े की वजह से अगर दौरे आ रहे हैं तो फिर उसके बाद भी एक और पॉइंट है कि कीड़ा अगर दिमाग में हो तो हर बारी हमें दवाइयां, एल्बेंडाजोल नाम की दवाई देते हैं, हर बारी देने की जरूरत नहीं होती है। वो तब नहीं देने की जरूरत होती है अगर कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा है। अगर जो कीड़ा है वो दिमाग के अंदर जम चुका है, मर चुका है, तो उसमें हम मार के क्या करेंगे, और उससे और सूजन आ जाएगी। उस केस पे हम 2-3 दिन के स्टेरॉइड देते हैं कभी कभी, अगर सूजन आसपास बहुत ज्यादा है, और साथ में हम दौरे की दवाई स्टार्ट कर देते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। और सर बच्चों में ना कि समटाइम्स देखा गया है कि बच्चों में ना सलाइवा अपने आप निकलता है सर, वो क्या कारण है हाँ। सर? कितने साल के बच्चे के लिए? मतलब सर जब दो छोटा साल बच्चा 3 साल भी, के बच्चों में मतलब सलाइवा अगर अपने आप, ये इंटेलिजेंसी की वजह से होता है या फिर उसको दौरे भी नहीं आए हैं नॉर्मली सर? ना, ये जो सलाइवा वाला क्वेश्चन होता है, छोटे बच्चे काफी होते हैं तो उनमें ना कभी कभी स्पीच डेवलप कर रही होती है, तो वो थूक ना सारा जगह लगा लेके जाएंगे। यस सर। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा बच्चे के सलाइवा, छोटा बच्चा, वो स्पीच उसकी डेवलप हो रही होती है, तो वो थूक इधर भी लगेगा, इतना थूक निकलता है कि यहाँ पे भी ना लाल लाल धब्बे से हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। वहीं अगर बहुत बड़ा बच्चा ऐसे कर रहा है, फिर हमें उसको देखने की जरूरत पड़ती है कि क्या है उसका डेवलपमेंटल स्टेटस, की बच्चा बैठ कैसे रहा है, पहले कैसे बैठा, कब बच्चा ठीक कैसे मतलब क्या बोल रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसा क्या क्या कर लेता है, कब बोलना स्टार्ट हुआ, कब बैठना स्टार्ट हुआ, कब चलना स्टार्ट हुआ, उसको लिए वैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद पता चलता है अगर उसको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से थूक निकल रहा है। कहीं कहीं बच्चे जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं, जो बोलते नहीं है, बच्चे आसपास करते नहीं, उनके भी स्पीच में ये सलाइवा बहुत रूल करता है, तो वो चीज़ भी रूल आउट करते हैं उस केस में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे थैंक हेल्थ यू। पार्टनर सर से हाँ, क्वेश्चन पूछना चाहते गुड हैं? आफ्टरनून सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी सर। सर एक्चुअली पीडियाट्रिक का ही एक बच्ची है उसका, मेरे ख्याल से आई थिंक 4.5 साल या 5 साल की है वो। और ट्विंस वो लोग पैदा हुए थे, ट्विंस पैदा हुए थे। तो उसमें से एक जो है जो 2 घंटे छोटी है, उसका ऑपरेट करके वो बाहर आई थी। उसको सर मेरे ख्याल से करीब 3 साल से, जब वो मेरे ख्याल से 2 साल की थी तभी से उसके नाक में हमेशा ऐसे ऐसे वो टच करती रहती है उसको। आई थिंक उसको कई डॉक्टर को भी कंसल्ट किया गया था, बट उसका एलर्जी नहीं जाती है, उसको सर्दी हो जाती है जल्दी जल्दी। इस समय वो ऐसे मुंबई एरिया में रहती है, वहां पे थोड़ा सा ठंड और वैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। बट स्टिल जैसे अभी का सीजन है तो हल्का सा जैसे जब बारिश वारिश होने लगी, इस समय लास्ट टाइम, लास्ट जो भी मंथ था उस समय काफी बारिश हो रही थी वहां पे, तभी भी उसका जो है हमेशा जो है एलर्जी कंटिन्यू रहती है। वो जो नाक उसकी मतलब ठीक ही नहीं होती है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है सर, मतलब इससे सर रिलेटेड मोस्ट कुछ? प्रॉब्ली जैसे हम्म। आपने ऐसे बताया कि एलर्जी जो है ना, वो किसी भी चीज एलर्जी, से हो टाइप सकती है, ऑफ क्योंकि एलर्जी सर, सर्दी हो जाती है उसको और हाँ, वो नाक सही का नहीं बोलो ना होती। बेहतर है उसका। कहीं कहीं बच्चों में नाक बहता है, कहीं कहीं बच्चों को बार बार छींकें आती हैं। ये काफी कॉमन देखा छींक गया, आती सुबह है सर, सुबह उसको छींक आती है, छींक आती है, हाँ। तो अगर बहते बच्चे नहीं। को सुबह उठ के काफी छींके आए तो मोस्ट प्रोबेबली ना उसको साइनोसाइटिस होता है। साइनोसाइटिस को कम करने के लिए नॉर्मल स्प्रे होते हैं कहीं, जैसे फ्लूटिकाजोन, मोमेटाजोन नेजल स्प्रे, वो हम डालते हैं एक्सरे कराने के बाद। बच्चे का वाटर्स व्यू का एक्सरे कराते हैं इस एरिया का, उसमें हमें साइनोसाइटिस मिलता है। या फिर बच्चा अगर मुंह खोल के सोता है तो उसमें एडिनोइड हाइपरट्रॉफी हो सकता है। हमने पूछना है कि बच्चा मुंह खोल के तो नहीं सोता बार बार, उसमें भी काफी टाइम ऐसे होता है कि बच्चे को छींके आती है, नाक चलता है, क्योंकि पीछे ब्लॉकेज होती है बच्चे के, छोटा सा मांस होता है, एडिनोइड हाइपरट्रॉफी होती है। उस केस में भी हमें नेजल स्प्रे टेस्ट डालना क्या पड़ता है, है सर मोमेटा इसका, इससे स्प्रे। कैसे पता चलेगा कि उसको एक्सरे प्रॉब्लम क्या है? एक्सरे एक्सरे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। एक तो वाटर्स व्यू का एक्सरे कराएंगे, और एक लेटरल नेक एक्सरे कराएंगे सॉफ्ट टिश्यू देखने के लिए। वो लेटर नेक कराएंगे हम एक्सरे। एक्सरे, तो उससे हाँ, उससे एडिनॉइड का भी पता चल जाता है, और दूसरा साइनोसाइटिस का भी पता चल जाता है। अगर फिर भी ना करा पे या किसी तरीके से, तो हम मोमेटासोन नेजल स्प्रे तो डाल ही सकते हैं उसमें, दिन में एक बार ही डाल लें, तो उससे ये एलर्जी काफी टाइम तक सर खत्म हो स्प्रे जाती तो है। स्प्रे वो डालती है बच्ची, मतलब स्प्रे, वो स्प्रे डॉक्टर ने लिखा था तो वो स्प्रे तो यूज मोमेटासोन ही करती लिखा है। था।
दो हाँ जी। स्प्रे होते हैं, नॉर्मल सलाइन और मोमेटासोन। एक अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हम नॉर्मल लेग्रा देंगे या फिर सिट्रजिन देंगे थोड़े टाइम के लिए उसको, जब जब होगा। अच्छा, सिट्रीजिन। और हाँ, और साथ में उस बच्चे का एलर्जी प्रोफाइल भी करा सकते हैं, हमें देखना है किस किस चीज से हाँ, एलर्जी है। यही अगर कोई यही नॉन एलर्जी चीजों से, प्रोफाइल के लिए डॉक्टर ने अब कहा है कि एक बार हम इनका एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट करा के, क्योंकि तभी हम आइडेंटिफाई कर आईजी पाएंगे और कि एलर्जी काफी साल प्रोफाइल, से ये कंटिन्यू है। तो बिल्कुल बिल्कुल बाकी सर वो आपने एक्सरे के बिल्कुल, लिए बोला ना, आईजी और सजेस्ट एलर्जी। किया एक्सरे का, जिससे कि एक्सरे, हाँ सर, एक्सरे तो बहुत बिल्कुल, उससे ही पता चलता है एडिनोइड या साइनोसाइटिस ना हो। साइनसाइटिस। यस, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, सो मच सर। थैंक यू। और कोई हेल्प पार्टनर? आई थिंक निमित कंप्लीट है। ओके सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर आदित्य सर, और आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम भी थैंक जुड़ेंगे यू जी, एक नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल सर, थैंक यू यस, सो मच सर आदित्य सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर आदित्य सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।